अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुसलमानों की अपनी फौज की पहली ईंट रख दी है। जिक्र होता था कि तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनकी एक अपनी फौज होनी चाहिए, नेटो तर्ज की फौज होनी चाहिए। नेटो ममालिक जिसमें अमेरिका और तकरीबन 30 से जायद ममालिक शामिल हैं, उनकी एक अपनी फौज है। और उसका जो चार्टर है वो ये कहता है कि एक मुल्क पर हमला, तमाम ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। मुसलमान ये सवाल करते थे कि मुसलमानों की ऐसी कोई प्लेटफॉर्म, ऐसी फौज क्यों नहीं हो सकती कि एक मुस्लिम मुल्क पर हमला, तमाम मुस्लिम ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। तुर्की उस मुआहदे का हिस्सा बन गया है जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ सितंबर 2025 में किया था। सितंबर 2025, उससे कबल दोहा पर इसराइल ने हमला किया था। उस हमले के बाद सऊदी अरब ने यह जरूरी समझा कि वो पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा करे और उस मुआहदे को एक मुल्क पर हमला, दोनों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। और अब तुर्किया उस मुआहदे का हिस्सा बन गया है। मक्का एग्रीमेंट किया गया है। मक्का पाकिस्तान, जो मुसलमान है, पाकिस्तानी है, उनके लिए एक मुकद्दस मकाम है, तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए मुकद्दस मकाम है। वहां से ये पहली ईंट रख दी गई है तमाम मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए। और इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है, चाहे आप दें ना दें, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसके रुआ और रवा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं, पहले भी इस तरह के मंसूबे सामने आते रहे हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक इसकी मुखालफत करते रहे हैं। मैं आपको लेकर जाऊंगा दिसंबर 2019। अगर आपको याद हो, इमरान खान वजीर आजम थे, वो कोलंलमपुर जाना चाहते थे। कोलंलमपुर समिट एक होने वाली थी जिसमें इमरान खान ने कहा था कि हम मातीन मोहम्मद, जो उस वक्त मलेशिया के वजीर आजम थे, तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब अर्दोगान, उनके साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया जाएगा। सऊदी अरब ये समझता था कि इमरान खान ओआईसी का मुतबादिल बना रहा है, इसीलिए फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान और खासतौर पर इमरान खान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी आई। वो ताल्लुकात फिर दोबारा रिवाइव ना हो सके, लेकिन इमरान खान उस समिट में नहीं गए थे, कोलंलमपुर समिट में नहीं गए थे। ऐन मौके पर उनको जो बैकआउट करना पड़ा था। लेकिन अब क्या हुआ है? अब हुआ यह है कि जो तुर्की है वो इस मुआहदे का हिस्सा बना है जिसको मक्का एग्रीमेंट कहा जा रहा है। बुनियादी सवाल यह है कि जो तुर्की है वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा क्यों बना? क्योंकि तुर्किया वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो कि नेटो का हिस्सा है। नेटो जो ममालिक है उनमें वो शामिल है। और दूसरी बड़ी कुव्वत है जो तुर्की है, वो नेटो ममालिक में दूसरी बड़ी कुव्वत है जो फौज रखता है। तकरीबन 7 लाख फौज तुर्की की नेटो का हिस्सा है। और नेटो का जो चार्टर 5 है वो कहता है कि एक मुल्क पर हमला, तमाम ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। यानी अगर खुदा न खास्ता तुर्की पर इसराइल हमला करता है तो तमाम जितने भी नेटो के ममालिक हैं, 32-31 ममालिक हैं, वो आएंगे तुर्की का दिफा करने के लिए, अपनी तमाम दिफाई कुव्वत का वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तुर्की ने यह बेहतर समझा कि वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ इस एग्रीमेंट का हिस्सा बने। इसके पीछे जो अहम चीज है वो इसराइल है। अब गुज़िश्ता जो 24 घंटे गुजरे हैं, और 24 घंटे से तकरीबन कुछ लगभग कम ही है, जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया है मक्का के अंदर, सऊदी अरब के अंदर मुसलमानों के लिए जो मुकद्दस मकाम है, भारत के अंदर मातम है और इजराइल के अंदर मातम है। इजराइल जो था, अगर आपको याद हो, सितंबर 2025 में अगर मैं आपको लेकर जाऊं, उसने दोहा पर हमला किया था। वो ये कह रहा था कि हम जो हमास की लीडरशिप है उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। दिलचस्प बात यह थी कि पहले जो इजराइल का मंसूबा था वो तुर्की पे हमला करने का था, कि वो तुर्कियों में हमास का जो लीडरशिप का ऑफिस है वहां पर उसको निशाना बनाएगा। लेकिन इजराइल को ये लगा कि नेटो का वो हिस्सा है तुर्की, अगर इजराइल हमला करता है तो नेटो का जो चार्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इजराइल के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लिहाजा उसने दोहा में हमला किया जब वहां पर वो लीडरशिप मौजूद थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि दोहा के अंदर तमाम जितने भी गल्फ के ममालिक हैं, खासतौर पे जीसीसी के ममालिक हैं, वो बैठे, उन्होंने वहां पर सोच विचार की। और मोहम्मद बिन सलमान जब वापस सऊदी अरब आए तो उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल को वहां पर बुलाया और पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। अब इस एग्रीमेंट के पीछे जो सितंबर 2025 में हुआ था, पाकिस्तान की जो फतह, पाकिस्तान की जो बड़ी कामयाबी थी, मई 2025 में भारत के साथ राफाल के जो जेट्स थे वो पाकिस्तान ने गिराए थे। पाकिस्तान एक बड़ी दिफाई कुव्वत बनकर दुनिया के सामने आया था। दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे करना चाह रहे हैं, एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं। लिहाजा सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया। लेकिन उसके बाद फरवरी 2026 में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने जब जवाबी वार किया सऊदी अरब के ऊपर, यूएई के ऊपर, कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, दीगर गल्फ ममालिक के ऊपर, तो फिर सऊदी अरब को यह लगा कि मजीद जो तुर्की है इसको उसमें शामिल किया जाए। गुज़िश्ता 1 साल इस पर डेलिब्रेशन होती रही,
बात चीत होती रही। जब सऊदी अरब और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ तो ये खबरें आ रही थी, बाकायदा रॉयटर्स जो खबर रसा इदारा है उसने ये खबर दी थी कि जो तुर्की है वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा बन सकता है। खाकान फिदान जो कि फॉरेन मिनिस्टर है तुर्की के, उन्होंने कहा अभी ये प्रीमेच्योर है, इस पर बात हो रही है, अभी एग्रीमेंट नहीं होने जा रहा, तुर्की इसका हिस्सा नहीं बनने जा रहा। लेकिन गुज़िश्ता रोज यानी जुमे वाले दिन हमने देखा कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पहुंचे सऊदी अरब, मक्का में ये एग्रीमेंट साइन किया गया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वजीर आजम और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान। अब ये एग्रीमेंट इसलिए अहम है कि जो सऊदी अरब है वो तेल की दौलत से मालामाल है, एक जदीद मईशत है। तुर्की और सऊदी अरब G20 ममालिक का हिस्सा है, जो उभरती हुई मईशतें हैं, 20 मईशतें हैं, उनका ये हिस्सा है। तुर्की भी है और जो सऊदी अरब है वो भी है। फिर सऊदी अरब के पास तेल, सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है सऊदी अरब। अब जो तेल की तरसील है आबनाए हुरमस की वजह से उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। फिर जो बाबुल मंदब है, जो रेड सी का एरिया है, वहां पे जो हुतीज है वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लिहाजा सऊदी अरब के लिए विन विन सिचुएशन है। अब तुर्की जो है वो एक तो G20 का हिस्सा है, फिर जो उसकी डिफेंस प्रोडक्शन है, चाहे वो कान जेट्स हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, वो तुर्की का जदीद निजाम उसके पास मौजूद है। अगर आपको मैं लेकर जाऊं मई 2025 जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने तुर्की के जो ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल किया था भारत के खिलाफ। भारत इजराइल के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था, पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था। और उसी के बाद जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। अगर आपको याद हो, भारत के अंदर एक मुहिम चली थी कि तुर्की का बायकॉट किया जाए। जो भारत से टूरिस्ट जाते हैं तुर्की, उन्होंने जाना छोड़ दिया, तुर्की के प्रोडक्ट्स थे उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया, तुर्की के खिलाफ जो उन्होंने बयान देना शुरू कर दिए, मुहिम चलाना शुरू कर दी। लेकिन क्या हुआ, उसका फायदा भारत को कुछ नहीं हुआ। फिर जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम ममालिक की वाहिद न्यूक्लियर ताकत है, लिहाजा वो डिटरेंस पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, सरकारी सतह पर ऐलान नहीं किया गया कि इसका हिस्सा, इसमें क्या चीजें शामिल होंगी, इसके नुकात क्या होंगे, लेकिन जो सरकार से मुंसलिक तज्जियाकार है उन्होंने जो बताया है उनके मुताबिक ये डिफेंस एग्रीमेंट है, ऑफेंस एग्रीमेंट नहीं है। ये किसी मुल्क के खिलाफ एग्रीमेंट नहीं है, यानी ये ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि ईरान के खिलाफ हो या फला मुल्क के खिलाफ हो या फला मुल्क के खिलाफ हो, भारत के, इजराइल के, अमेरिका के खिलाफ हो। ये अपना दिफा करने के लिए डिफेंस एग्रीमेंट है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब आएगा, पाकिस्तान के दिफा के लिए मदद करेगा, तुर्की आएगा, पाकिस्तान के लिए मदद करेगा। फिर ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर ज्वाइंट मैन्युफैक्चर करेंगे। ड्रोन्स जो है, फिर स्ट्रेटेजिक जो कह लीजिए इक्विपमेंट है उसका तबादला होगा, फिर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो तीनों के दरमियान होगी। और अब इस मुआहदे के बाद बज़ाहिर लग रहा है कि जो दीगर खलीजी ममालिक हैं, दीगर अरब के ममालिक हैं या मुस्लिम ममालिक हैं, वो इसका हिस्सा बनेंगे। गुज़िश्ता दिनों एक गैर मामूली खबर सामने आई और वो गैर मामूली खबर ये थी कि जो सोमालिया की लीडरशिप थी वो पाकिस्तान में मौजूद थी और सोमालिया की लीडरशिप पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर रही है, दिफाई एग्रीमेंट कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता था, जब ये खबर मैंने देखी तो सवाल ये पैदा हुआ कि पाकिस्तान सोमालिया के साथ क्यों एग्रीमेंट कर रहा है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि सोमाली लैंड, एक सोमालिया से एक हिस्सा आजाद हुआ, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और इसराइल ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। इसराइल ने उसके साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तवार कर लिए, दौरे होना शुरू हो गए, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर वहां जाना शुरू हो गए, जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनका जाना शुरू हो गया और जो सोमालिया था उसने उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अगर जो इसराइल है वो किसी मुल्क के लिए खतरा बनता है तो पाकिस्तान उसके लिए दिफा के लिए आगे आएगा। अगर इसराइल खुदा ना खास्ता तुर्की पे हमला करता है, क्योंकि इसराइल के अंदर ये सोच पाई जाती है कि जो तुर्की है वो नेक्स्ट ईरान है, बाकायदा ये कहा है ऑन रिकॉर्ड कि जो तुर्की है वो इसराइल के लिए खतरा बन सकता है, जैसे ईरान को इसराइल खतरा कहता है, तो पाकिस्तान उसके दिफा के लिए आएगा, तुर्की के लिए साथ लड़ने के लिए। फिर जो भारत है वो पाकिस्तान के लिए खतरा बनेगा। और दिलचस्प बात क्या है, दिलचस्प बात यह है कि फ्राइडे वाले दिन, जुमे वाले दिन ये एग्रीमेंट हुआ है मक्का में, उससे एक दिन पहले यानी जुमेरात वाले दिन इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और जो मोदी है भारत का वजीर आजम, उसके दरमियान टेलीफोनिक राब्ता होता है और इस राब्ते के बाद जो खबर जारी की जाती है उसमें कहा जाता है कि जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है उस पर बहस हुई है, उस पर बात हुई है। दफ्तर खारजा जो भारत का है उसके तर्जमान ये कहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर बदलती हुई सूरत हाल है, खासतौर पर ये जो ट्रायल एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का, उस पर हमने नजर रखी हुई है, हम उसको देख रहे हैं। फिर जो भारतीय मीडिया है
اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیے تو وہاں سے صاف پتہ لگتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان ہے اس نے ایک نیٹو کا الائی ہے ترکیہ، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور سب سے زیادہ جو تیل پیدا کرنے والی معیشت سعودی عرب ہے، ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے ویژن 2030 جو محمد بن سلمان کا ہے، اس کو اپنے ساتھ پاکستان نے ملا دیا ہے، اور اس کا کریڈٹ آپ دیں نہ دیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ یہ جو پاکستان کے اندر ہل جل ہو رہی ہے نا، نئے صوبے بنانے ہیں، نظام کو تبدیل کرنا ہے، نظام کولیپس ہو گیا ہے، تو اس کا سارا ذمہ داری جو جاتی ہے نا ان سیاستدانوں کو جاتی ہے کہ یہ سارا کریڈٹ جو پاکستان کا آرمی چیف ہوتا ہے وہ اس کو لینے دیتے ہیں، اور پاکستان کا آرمی چیف پرفارم کرتے ہوئے نظر آتا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آنے، اسی لیے دنیا ان کو ریکگنائز کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے جو تصویر مکہ سے سامنے آئی ہے ایگریمنٹ کی، اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنی فوجی وردی میں ہے، باقی کون ہے فوجی وردی میں اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ غالباً جو ترکیے کے آرمی چیف ہے وہ وہاں پر موجود ہے، لیکن ان کے انٹیلیجنس چیف بھی موجود ہے، لیکن پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ نمایاں طور پہ وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی جو فوج ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے، ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور یہی کہہ لیجیے کمزوری ہے پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی، اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بظاہر لگ رہا ہے یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے پاکستان کا جو ایک قد ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور جو ترکی اور سعودی عرب کے ماضی میں تعلقات کشیدہ رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے رائول رہے ہیں، 2021 کے بعد دونوں کے تعلقات نارملائز ہوئے، ان میں بہتری آئی، کیونکہ آپ کو پتا ہے عثمانی جو سلطنت تھی اور جو یہاں پہ عرب اسٹیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے رائول رہے ہیں ماضی میں۔ اس کے علاوہ جو لیبیا کے اندر سعودی عرب اور جو یو اے ای ہے وہ ترکی کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ الفتح السیسی جو ایجپٹ کے صدر ہیں ان کے باقاعدہ اپوز رہے ہیں، رجب طیب اردوان ان کے خلاف رہے ہیں، ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں، لیکن اب ان کے تعلقات بہتر ہو گئے۔ تو ترکی بھی اپنی جو پالیسی تھی اس کو ری ڈیزائن کر رہا ہے، سعودی عرب اپنے جو حریف تھے ان کو حلیف بنا رہا ہے، اور جو پاکستان ہے وہ بھی اب تیزی سے اپنے جو کارڈز ہیں ان کو اپنے حق میں کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا بھرپور فائدہ معاشی طور پہ اٹھانا ہوگا۔ اس کے لیے ایک پالیسی بنانی ہوگی، نظام کی تبدیلی وہ ناگزیر ہو گئی ہے، اب کیسے ہوگی وہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اگر ان کو کیش نہیں کیا گیا، یہ جو ہمارے پاس اپورچونٹی آ گئی ہے اس کو کیش نہیں کیا گیا تو دوستو میرا خیال ہے پھر کئی صدیاں گزر جائیں گی، یہ اپورچونٹی پاکستان کے پاس نہیں آئے گی، لہٰذا یہ وقت ہے کہ اس کو کیش کروایا جائے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجیے، اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فیس بک دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔